सभी की रिक्वेस्ट आ रही है कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्टोरी को अपलोड करो। अब इंतज़ार नहीं होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है पर लिंक टूट जाती हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से लंबे लंबे प्रकरण बना दूँ ताकि आप आराम से सुन लो पूरी जर्नी, पूरी कहानी। और इसे शेयर करने का एक ही उद्देश्य है, ना मुझे अपने आप को विक्टिम बताना है, ना मुझे अपने ऊपर किसी प्रकार की दया दिखानी है, ना मुझे अपनी महानता साबित करनी है। एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से कितने लोअर और डार्क एक्सपीरियंसेस या विक्टिमाइजेशन के अनुभवों के साथ, कितने बुरे कर्मा के अनुभवों के साथ भी होने के बावजूद भी आप अपने जीवन को एक बेहतर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार है ये ज़िंदगी। इतने सारे अनुभव मैंने क्यों चुने, क्यों इस कॉन्शियसनेस को लेकर आई, और उसमें से मुझे पूरे देश को, दुनिया को, समाज को, जीवन को क्या मैसेज देना था, ये क्या मेरा पर्पस था जो मुझे इन अनुभवों से गुज़रना पड़ा। इस विषय की आपको पूरी क्लैरिटी आए, इसलिए मैं इसे शेयर कर रही हूँ। हाउ कर्मा वर्क्स विथ एवरीवन एंड हाउ वी कैन रिलीज़ अवर कर्मा। मैं दिन रात उसी विषय पे काम करती हूँ। जितने भी लोग काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, या कोर्सेज़ के लिए आते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बेहतर अनुभवों को चुन सकता है। मैं रिश्तों की इतनी गहरी पैटर्न्स को जानती हूँ, इतने अनुभवों को मैंने जिया हुआ है, इतनी चीज़ों को मैंने जिया हुआ है कि दुनिया में और जीवन में ऐसी कोई पैटर्न नहीं होगी कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। पिछले एपिसोड में मैंने ये शेयर किया था कि बर्थ के समय मेरे माँ बाप की कंडीशन सेपरेशन में आ चुके थे और वो वर्स्ट कंडीशन थी। इसका एविडेंस ये है कि आपने कितनी ऐसी चीज़ें देखी होंगी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, जहाँ पे कहा गया है कि गर्भ अवस्था में ही, जैसे ही गर्भ धारण करती है स्त्री, उस समय पे या तो उसे कुछ सपने आते हैं या तो उसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कंस के जन्म के समय कंस की माँ को नहीं, कंस के जन्म के समय नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रही हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो कौन था, लेकिन उसके जन्म के समय उसकी माँ को अपने पति का खून पीने का मन हुआ था। और ये शायद शाक्य वंश की बात है, जब बुद्ध का समय था, राजा बिंबिसार या बिंदुसार के समय की बात है शायद, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। पर मैंने ये सुना था कि उसके बेटे के गर्भ में आने से पहले ही उसकी माँ को अपने पति का खून पीने का मन हुआ था। और उस समय पे वो बच्चा गर्भ में आ चुका था, और जब उस औरत ने अपने गर्भ को गिराना चाहा, या बच्चे को पैदा होने के बाद भी उस बच्चे की हत्या करनी चाहिए, तो उनके पति ने उन्हें रोक दिया कि इस जीव की हत्या का पाप हम क्यों लें, और ये बच्चा आ चुका है हमारे जीवन में, ये हमारी संतान है और हमें इसे बड़ा करना होगा। फिर वही बच्चा बड़ा हो जाने के बाद अपने पिता को जेल में डाल देता है और राज्य की लालच में। और तब उसकी माँ को पश्चाताप होता है और माँ कहती है कि तूने अपने पिता की हत्या की है, वो जेल में ही मर चुके हैं, तू अपने पिता का हत्यारा है, और तेरे पैदा होते समय ही, तू जब गर्भ में आया उसी समय पर मुझे तेरे पिता का खून पीने की इच्छा हुई थी। और तभी मैंने ये अनुभव कर लिया था कि ये कुछ बुरा होने वाला है, ये संतान योग्य लक्षणों के साथ नहीं आई है। और इसी तरीके से अगर देखें तो कृष्ण की माँ देवकी देवकी और वासुदेव जो थे, उनका देवकी का अपने भाई के साथ कितना प्यारा संबंध था। पर जब कृष्ण पैदा होने वाले थे, उससे पहले उनको जेल में डाल दिया गया, और उससे पहले उनके 7 भाइयों की हत्या कर दी गई। और कृष्ण के जन्म के समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनके माँ बाप पर हमेशा जो है मौत मंडरा रही थी। उनका जो भाई था, उनकी संतानों की या उनके माँ बाप की हत्या पे तुला हुआ था। तो ये जो कॉन्शियसनेस हम कैरी करते हैं, वो कॉन्शियसनेस के साथ जब आत्मा गर्भ धारण करने के लिए आती है, तो
तो उसके लक्षण पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये भी एक पैटर्न है, और मैंने कितने लोगों के साथ उनकी इस पैटर्न को डिकोड किया हुआ है। और इसका एविडेंस ये था कि जब मेरे भाई पैदा होने वाला था तो मम्मी और पापा रोमियो और जूलियट की तरह थे। और नई नई शादी हुई थी और आपस में इतना सारा प्रेम था, एक दूसरे के लिए खूब अटैचमेंट था, खूब प्रेम था। और भाई पैदा हुआ। भाई की ज़िंदगी में इतने कोई कार्मिक पैटर्न्स नहीं है और इतनी कोई ट्रबल नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन के बाद भी भाई आज सफल जीवन जी रहा है, उसका अपना परिवार है। मेरे समय पे पूरी सेपरेशन कॉन्शियसनेस, पूरी पेन की जर्नी मदर की, फादर की सेपरेशन, फादर का पेन, फादर का फाइनेंशियल लॉस, और उसके साथ साथ उन दोनों के बीच के जो दूरियां हैं, तनाव हैं। और आज मेरी लाइफ देखे तो कंप्लीट सेपरेशन कॉन्शियसनेस के साथ डील हो रही है। और उसके बाद जब मेरी सिस्टर पैदा होने वाली थी तो देवर रीयूनाइट अगेन। वो वापस प्रेम से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे और अपने जीवन को इनिशिएट कर रहे थे। किसी भी हाल में मदर की कॉन्शियसनेस वो थी कि अपने परिवार को टिकाए रखना और पापा से जुड़े रहना। एंड माई सिस्टर इज़ लिविंग द सेम लाइफ। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव है, कितने भी तनाव हैं, पर वो अपने परिवार को संभाल रही है, वो जुड़ी हुई है। तो मैंने ये देखा, और ऐसे न जाने असंख्य परिवारों के साथ या व्यक्तियों के साथ जब मैंने काम किया है तो ये देखा है कि उनके जन्म के समय उनकी परिस्थितियाँ, उनकी जो कॉन्शियसनेस कैरी कर रहे हैं, उसी कॉन्शियसनेस के आधार पे उनके पेरेंट्स की कंडीशन और सिचुएशन भी आ जाती हैं और वही आपकी थीम बन जाती हैं। आप उसी चीज़ को पूरी ज़िंदगी भर डील करेंगे जब तक आप उससे ऊपर ना निकल जाएं। वैसे ही अच्छी पैटर्न्स भी हो सकती है, जैसे बुद्ध के समय उनकी माता को सपने आए थे, महावीर के जन्म के समय उनकी माता को सपने आए थे, और वो अच्छे सपने थे, शुकन था कि कुछ बहुत उम्दा या बहुत ऊंची आत्मा आने वाली है या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली हैं। तो ये दो प्रकार की कॉन्शियसनेस को लेकर धरती पे आती हैं आत्माएं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके समय बहुत बुरी परिस्थितियां हैं या कृष्णा के जन्म के समय नकारात्मकता थी तो कृष्णा गलत थे। नहीं, वो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, धर्म के लिए इन दर्द को, इन तकलीफ़ों को लेकर धरती पर आते हैं और इससे ऊपर उठने का काम करते हैं, समाज में उदाहरण स्थापित करते हैं। और जो बुद्ध और महावीर की कॉन्शियसनेस है वो रिवर्स है, यानी कि यहाँ से पुनरागमन, जैसे वापस जाना है तो ये वो दर्द लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले जीवन में उन्होंने वो दर्द समाप्त कर लिए हैं, उससे ऊपर निकल चुके हैं और यहाँ से इनकी वापसी है। तो इनके जीवन में सिर्फ समृद्धि है, ऊंचाई है, वहाँ से उनको ऊपर उठना है। तो सिर्फ निमित्त ही उनके काम आ जाते हैं। एक है धर्म स्थापना करना और एक है वापस जाना। तो ये दो प्रकार की कॉन्शियसनेस को लेकर सोल धरती पे जन्म लेती है। तो ये एक उपदेश था, ये एक एग्जाम्पल था, और ऐसे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को टटोल सकता है। तो जब हम ये काम करते हैं, सेशंस लेते हैं या हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं या हीलिंग करते हैं, कोर्सेज लेते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप किस कॉन्शियसनेस को लेकर आए हो धरती पे और आपकी क्या ही अवस्थाएं हैं। पर मेरे ज़िंदगी के अनुभव और मेरी जितनी भी पैटर्न्स मैंने जीवन की जो डिकोड की हैं, कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है जो पैटर्न मुझे ना पता हो। ये कोई अहंकार की स्थिति नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। उतने अनुभव, उतने जीवन मैंने जिए हैं। अभी तो मैं जो आपको ये 30 मिनट के या 40 मिनट के ये प्रकरण है, उसमें सिर्फ ऊपर का मक्खन शेयर कर पा रही हूँ। गहरी चीज़ों को तो न जाने किस डायमेंशन में हम नीचे छोड़ चुके हैं। कितने ह्यूमिलिएशन एक्सपीरियंस किए होंगे, कितने बैड वर्ड्स हमने एक्सपीरियंस किए होंगे, कितना रिजेक्शन, कितनी जगहों पे हमने इग्नोरेंस, रिजेक्शन पाया होगा। पर उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैटर्न्स चाहे आप 1000 बार अनुभव करो या एक बार अनुभव करो, पैटर्न ही है। 1000 बार अनुभव करने के बाद भी एक बार ब्रेक करनी पड़ेगी, और जब एक बार ब्रेक कर लेते हो तो एक बार शेयरिंग ज़रूरी है।
फिर वो 999 बार की शेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे करते हुए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम एडल्टहुड के फेज़ में आते हैं कि जहाँ पे अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। और हर सामान्य परिवार में ये होता है कि बेटी बड़ी हो रही है। मैं दिखने में सुंदर थी उस समय पर भी, और सबकी नज़र मुझ पर थी, मेरे समाज के लोगों पे। और बड़े होते होते मेरी एक छवि भी बन चुकी थी कि मैं बहुत ही जैसे कहते हैं ना, ओबीडिएंट, जितना कहो उतना करने वाला व्यक्ति, और प्लीज़िंग एटीट्यूड में। हालांकि ये मेरा प्लीज़िंग एटीट्यूड था कि मैं सबको खुश रखती थी, सबके मन का करती थी। मामा, मासी, आंटी, बुआ, सबके लिए मैं बड़ी शांत, बड़ी प्यारी और बस कम बोलने वाली। किसी को ये नहीं पता चलता था कि मैं इन्फीरियर हूँ, या मैं सहमी हुई हूँ, या मैं दबी हुई हूँ, या मेरा एक जो कंडीशन्ड पार्ट है वो आपके सामने आ रहा है। तो सबके लिए ये था कि ये तो दिखने में भी सुंदर है और घर संभाल लेती है अच्छा। 6 साल की थी, 7 साल की थी, तब से मम्मी का घर में हाथ बटाना, और मम्मी ने खाना बनाना सिखा दिया था, काम करना सिखा दिया था। जिम्मेदारियां भी पड़ी थी कई सारी। बहन हमेशा हाथ ऊपर कर देती थी, मैं तो नहीं करूँगी, और शर्म के मारे भी या मजबूरी के मारे भी वो काम मुझे करना पड़ता था। और कितनी ही ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे अपना अधिकार मिला ही नहीं था। तो उन सारी चीज़ों की वजह से मेरी एक इमेज बन चुकी थी कि ये तो, हमारे गुजराती में इसे कहते हैं डाई। डाई यानी क्या कहेंगे इसे, अच्छी, शांत, है ना, जो बोलो वो करेगी, जैसा बोलो वैसे करेगी। तो जैसे इसे कहते हैं गऊ है गऊ। तो मेरी वो इमेज बन चुकी थी, और हर कोई मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट भी कर जाता था। किसी के 2 अच्छे बोल सुनने के लिए भी मैं मैनिपुलेट हो जाती थी, किसी की वाहवाही सुनने के लिए भी मैनिपुलेट हो जाती थी, और किसी को अच्छा लगाने के लिए भी मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करती थी। तो इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से, और दिखने में मैं अच्छी खासी सुंदर थी, तो इस वजह से आकर्षक थी एक्चुअली। तो बहुत सारी बातें आने लगी थी, 16 साल की थी तभी से, शादी के लिए। पापा वेट कर रहे थे कि कॉलेज कब ख़त्म हो और मेरी शादी कर दी जाए। तो बस ये खेल था कि कॉलेज ख़त्म होते ही, अभी तो मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, और मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। और बस मैं मना करना चाहती थी, मुझे ऐसा था कि किसी भी बहाने मुझे थोड़ा और आगे निकलने दिया जाए या पढ़ने दिया जाए। तो पर पापा के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी, और शायद अंदर से बिलीफ इतनी स्ट्रांग थी कि पापा तो नहीं मानेंगे, पापा तो नहीं करेंगे। 16 साल की एज से 20 साल की एज तक, इन 4 साल के अंदर मैं इतनी एक्टिव भी थी, क्रिएटिव थी, कि मुझे शौक़ था कि कुछ ना कुछ क्रिएट करना। सॉफ्ट टॉयज़ बनाना, पेंटिंग्स बनाना, कैनवास पेंटिंग्स बनाना, फ़ोटोग्राफ़ी करना, और इसके अलावा मैंने ज्वेलरी बनानी सीखी थी। और ज्वेलरी बनाते बनाते एक दिन मैंने 300 नेकलेस बना दिए। 1-2 नहीं, 300 नेकलेस बना दिए। अब 300 नेकलेस बना तो दिए, पर इसका करना क्या? तो वेरी फर्स्ट उस समय पे मुझे एक आइडिया आया कि एग्ज़िबिशन करना है। एग्ज़िबिशन वर्ड मेरे अंदर कहाँ से पड़ा? उस समय पे कभी एग्ज़िबिशन नहीं होते थे, कोई एग्ज़िबिशन नहीं करता था। आई वॉज़ द फर्स्ट जो एग्ज़िबिशन के लिए पहले इनिशिएट कर रही है। मेरे समय में मैं एडवांस थी, ऐसा लगा मुझे कि एग्ज़िबिशन उस समय पे नहीं चलते थे। 1996, 95, 96, 97 की बात है कि एग्ज़िबिशन्स वर्ड कहाँ से आया मेरे अंदर, मैंने कहाँ से इनिशिएट कर लिया, और मैंने स्टॉल बुक कर लिया। और उस समय पे मैंने एडवांस, जब मैंने हॉल बुक कर लिया, एग्ज़िबिशन के लिए सारी तैयारियां कर ली, और पैसे देने हैं। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे 5000 चाहिए। पापा बोल रहे हैं क्यों? मैंने कहा एग्ज़िबिशन करना है। पापा बोले एग्ज़िबिशन क्या होता है, क्यों करना है एग्ज़िबिशन? मैंने कहा इतने सारे मैंने ज्वेलरी बना दी है, अब उसको सेल करना है। तो पापा बोल रहे हैं कि ठीक है, दे तो रहा हूँ, वापस कब करेगी? तो मैंने कहा कि एग्ज़िबिशन ख़त्म होते ही आपको 5000 वापस कर दूँगी। पापा ने भेज दी मुझे 5000,
और मैंने एग्ज़िबिशन कर दिया। 2 दिन के एग्ज़िबिशन में कुछ नहीं बिका, कुछ सेलिंग नहीं हुई और मैं मायूस हो गई और मैं इमोशनली इतनी वुंडेड भी थी कि मुझे फिट आ जाते थे। एक तरफ तो हाई करेज और एक तरफ विक्टिमाइज़ेशन, फिट आ जाते थे। तो डिप्रेशन आ गया। मैंने कहा अब पापा को क्या बताऊँगी। फिर पापा गाड़ी लेकर आए, सारा जो स्टॉक था, जितने भी नेकलेसेस थे, वो सारे भर के घर ले आए। अब इन सब का करना क्या है? तो आइडिया आया कि हमारे घर के बाजू में जो मकान है, उनका बाहर का पैसेज था, बड़ा था। वहाँ पे एग्ज़िबिशन हमने लगा दिया और वो एग्ज़िबिशन वहीं हमारी सोसाइटी के आसपास के लोगों को इनवाइट करना शुरू किया और वो एग्ज़िबिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि 2 डेज़ में मैंने उस समय पे 60,000 रुपीज़ अर्न किए। 96 की बात है, मेरी फर्स्ट एग्ज़िबिशन। इतना सूरत का एग्ज़िबिशन मेरा फेलियर रहा, पर उसके बाद जो मैंने अपने घर के बाहर एग्ज़िबिशन लगाया, वो एग्ज़िबिशन फुल्ली सक्सेसफुल और मेरा नाम बन गया। और उसके बाद मैंने लगातार लोगों के ऑर्डर की ज्वेलरीज़ बनाई। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मैं सीखी कहाँ से? ज्वेलरी बनाना मैं सीखी कहाँ से? डायरेक्ट ऊपर से नीचे आया, कहीं से नहीं सीखा। बस बनाते बनाते अपने आप ही क्रिएटिविटी, और 1-2 चीज़ें नहीं बनती, 200 300 400 बन जाती है। और उसके बाद ज्वेलरी में मेरा अपने टाउन में नाम बनता गया। उस समय पे मेरी मंथली इनकम 30,000 होती थी और लोग मुझे ऑर्डर्स देते। मैं कॉलेज जाती, वीकेंड पे घर आती, ऑर्डर कंप्लीट करती, पेमेंट रिसीव करती, फिर कॉलेज चली जाती। तो उस समय से मैंने मम्मी को बोलना शुरू किया था, मैं लक्ष्मी हूँ, मेरे लिए पैसों की चिंता नहीं करनी, मैं लक्ष्मी हूँ। और दूसरा पहलू मेरा ये था कि मैं जब कॉलेज जाती, फ्राइडे सैटरडे को घर आना होता, तो घर आते समय तक मेरे पास जितने भी पैसे होते थे, मैं सब खर्चा कर देती, मैं बचा नहीं पाती। वापस आते समय ट्रेन में बैठने से पहले मेरी जेब में अगर 100 रुपीज़ हों, ट्रेन का मेरा पास था, जो ट्रेन की टिकट तो लेनी नहीं है, तो मेरे पास 50-100 रुपये कुछ भी बचे हों, मेरे पास जो भी कोई मांगने आएगा, मैं किसी को 10 रुपया दूंगी, किसी को 20 दूंगी, किसी को 50 दे दूंगी, जो हाथ में आएगा मैं दे दूंगी। ट्रेन में बैठकर मैं सोचती मेरी जेब अब खाली हो गई। अब घर पहुंचकर मुझे स्टेशन से घर जाना है, तो मैं ऑटो के लेती और ऑटो वाले को बोलती घर पे जाके पैसा दूंगी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, घर से मम्मी से लेकर पैसा दूंगी। फिर घर के बाहर ऑटो खड़ी होती और मम्मी से 10 रुपया लेकर ऑटो को देती। तो मम्मी हमेशा बोलती तू इतनी खाली क्यों हो जाती है, एटलीस्ट तू 50 रुपया तो अपने पास रख। तो मैं ये कहती मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं बिना पैसे के भी कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे लिए पैसों की चिंता मत करो। ये वर्ड्स मेरे होते हैं। अब ये वाली कंडीशन मेरी थी कि मैं दो साइड थी मेरी। एक तो मैं बहुत क्रिएटिव थी और मैं एग्ज़िबिशन्स में सक्सेसफुल होती जा रही थी और लोग मुझे पहचानते थे। बड़ी बड़ी आंटियाँ, बड़ी एज की लेडीज़ भी मुझे बहन करके सम्मान से बुलाती थी और मेरे घर आने का वेट करते कि कब फ्राइडे होगा और कब मैं आऊँगी और कब उनके ऑर्डर्स और उनकी ज्वेलरी बनाऊँगी। और मंडे को मैं वापस कॉलेज जाती। मेरे लिए ये बड़ा मज़ेदार था। तो 20 साल की जैसे ही हुई, मेरे लिए लड़के देखने शुरू हुए और पापा ने सारी पाबंदियाँ लगा दी थी कि शादी कर लेनी है, जैसा भी परिवार हो, बस अच्छा परिवार चाहिए, जैन चाहिए, अपने समाज का चाहिए, समाज से बाहर का नहीं चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद बस 2-4 लड़के देखे और सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद असली स्ट्रगल शुरू हुई। कर्मा क्या होते हैं, कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं, या कार्मिक पार्टनरशिप कैसी होती है, उसका अनुभव शुरू हुआ। मैं थी चुलबुली, वैसे देखने जाए तो इमोशनल, बहुत क्रिएटिव भी, बहुत स्पॉन्टेनियस भी और बहुत दयालु भी। और सामने जो परिवार मुझे मिल रहा है वो है जैनी, बहुत जीव दया को मानने वाला, अहिंसा को मानने वाला, पर रिचुअल्स के फॉर्म में। दे डोंट हैव मच मोर सेंसिटिविटी, कि वो ह्यूमन इमोशंस को फील नहीं कर पाते थे शायद, और मैं थी इमोशनल फूल। तो हर कोई व्यक्ति सपने देखता है, वैसे मैंने भी सपने देखे कि जो कुछ भी होगा पार्टनर के साथ होगा, पार्टनर ऐसे खुश रखेगा, वैसे खुश रखेगा,
या ऐसे ऐसे सपनों की दुनिया हर एक को होता है कि पापा की मर्यादाएं और पापा का जो अनुशासन था, रिस्ट्रिक्शन था, तो हमने कभी कोई गलत काम किए ही नहीं और ना ही किसी के साथ हमने कुछ ऐसे कोई सपने देखे। तो शादी पापा की मर्ज़ी से करनी थी और वही सारे सपने देखे थे कि भाई पार्टनर के साथ ही जीवन शुरू होगा और पार्टनर के साथ ही सारे अनुभव होंगे। और जब लाइफ शुरू होती है तो पता चलता है कि यहाँ पे सब कुछ अपोजिट है। शुरुआत के दिनों में सब ठीक रहा, धीरे धीरे चेंज आने लगे। पता चलने लगा कि यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है जो आपकी इच्छाएं हैं। ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है कि आपको यही नहीं पता है कि आपकी इच्छा क्या है। मुझे ये तो पता था कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा जीवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन साथी चाहिए। मेरी क्लैरिटी नहीं थी। कभी इसके लिए किसी ने मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी थी, कोई एजुकेशन नहीं था ऐसा कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को जानो, अपनी चॉइसेस के बारे में जानो, अपनी कर्मा पैटर्न्स को रिलीज़ करो। कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था। शादी के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी कि आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, बस आपकी उम्र हो गई और आप शादी कर लो। पर शादी दो व्यक्तियों का, दो डिफरेंट कॉन्शियसनेस का एक साथ होना है। दो ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन पूरा अलग तरीके से आगे बढ़ा है और अब वो दो व्यक्ति एक संसार को शुरू करने जा रहे हैं, एक जीवन शुरू कर रहे हैं। दोनों को एक छत के नीचे रहना है। अब हम तो दब कर रहे थे, हम तो बिल्कुल डोमिनेंट होकर रहे थे। डोमिनेशन पापा का हमेशा बना रहा था, पुरुष प्रधान समाज। और हमेशा ये देखा था कि मम्मी ने हमेशा पापा को सरेंडर किया हुआ है, जो तेरे पापा को अच्छा लगे, जो तेरे पापा बोले, और उसके लिए पापा प्रधान है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल ख्वाहिशें हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, पर क्लैरिटी कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं है। ना शादी करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना बच्चा पैदा करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई एजुकेशन सिस्टम काम कर रही है। और बस ये जीवन शुरू हो गया। घर के काम, सबको संभालना, सबकी खुशियों का ध्यान रखना, और बस वही डोमिनेशन, कंट्रोलिंग, ऐसे करते करते जीवन आगे बढ़ा। और मुझे प्रेगनेंसी रही और मैंने बेटी को जन्म दिया। मेरी क्रिएटिविटी दब रही थी, मेरी ख्वाहिशें दब रही थी, सब कुछ लॉस्ट होता जा रहा था। पर फिर भी बेटे के जन्म तक सब कुछ ठीक था कि चीज़ें इतनी वर्स्ट नहीं थी और दोनों तरफ से खुश थे सब कि घर में पहली संतान आ रही है, पहला बच्चा आ रहा है। और बच्चे के जन्म तक सब कुछ ठीक रहा। हालांकि मैं इमैच्योर थी और मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की समझ नहीं थी, शायद कम थी, ये कह सकते हैं। और उसके बाद जीवन और आगे बढ़ा। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता गया और चीज़ें और बिगड़ने लगी। अब अंदर से वो फ्रीडम चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए कि शादी से पहले तो बहुत कुछ किया करती थी, अब कुछ नहीं है। अब वो सांस नहीं ले पा रही हूँ, इच्छा का जीवन नहीं जी पा रही हूँ, वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, सांस नहीं मिल रही है मुझे। और वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। धीरे धीरे ज़िंदगी कार्मिक पैटर्न्स इतने लेवल पे एक्सप्लोर होनी शुरू हो गए कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशानियाँ। 9 महीने का जब मेरा बेटा था तब पहली बार मुझे हिंट मिल चुकी थी, इंडिकेशंस मिल चुके थे कि सेपरेट हो जाओ, ख़त्म कर दो इसे। तो एक अटैचमेंट था, बेटे के साथ का भी अटैचमेंट था, एक एक्सट्रीम लेवल का पेन भी था, इमोशनल डिपेंडेंसी भी थी कि मुझे तो कोई मिल जाएगा पर बच्चे को कोई नहीं मिलेगा, बच्चे को बाप नहीं मिलेगा, तो बच्चे का फ्यूचर मैं बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, घर से भी ये बताया जाता था औरतों को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तुम्हें ही समझना पड़ेगा, तुम्हें ही सब संभालना पड़ेगा, हाँ सब कुछ नहीं मिलता है। मम्मी का भी ये बिहेवियर था कि सब कुछ नहीं मिलता है, हमारी तो पूरी ज़िंदगी चली गई, हम तो आज भी सेक्रीफाइस करके जीते हैं। तो ये सारी बातें मतलब
इतना मिक्सचर था कि जिसके बीच में क्या करना वो तो कोई सही समझ तो थी नहीं, सेल्फ आइडेंटिटी थी नहीं, खुद की विवेक बुद्धि अभी जागृत नहीं थी, और किसी भी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको सही सलाह दे। हर कोई अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, सेल्फिशनेस और सब रिश्तों में जो फ़ायदा खोजने वाले लोग हैं, समाज का देखने वाले लोग हैं, धर्म, बस यही चल रहा था। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये थी कि भगवान महावीर के बताए हुए उस रास्ते को के ऊपर चलना जो भगवान महावीर ने नहीं बताया, भगवान महावीर के चेलों ने बनाया। भगवान महावीर ने जो रास्ता बताया है उसकी आज भी दिल से पूरी रिस्पेक्ट है। जो भगवान ने ज्ञान दिया, जो भगवान ने बात समझाई, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया, वो इतना सटीक है कि सामान्य अगर विवेक बुद्धि जिसकी जागृत हो उसे क्लियर समझ में आ जाए। पर इन अज्ञानियों को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। रोज़ जाकर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और घर आ जाते हैं और इनको लगता है ये धर्म करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि रोज़ आप जाते क्यों हो, और अगर आप रोज़ पूजा करते हो तो आपके जीवन में रोज़ कुछ बदलना चाहिए, कुछ परिवर्तन आना चाहिए आपके स्वभाव में, आपके डेवलपमेंट में। पर वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ना आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, ना आपकी बातें बदल रही है, ना आपका व्यवहार बदल रहा है। बस आप खाली क्रियाओं के मोहताज हो चुके हो। यहाँ तक कि पर्यूषण के हर 8वें दिन, हर तीसरे चौथे दिन, हर 8वें दिन भगवान की कथाएं सुनाते हैं। एवरी ईयर लोग बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। मैंने 1 साल सुनी, 2 साल सुनी, तीसरी साल सुनी, मुझे तो याद रह गई। तो मुझे सवाल आने लगे कि ये भगवान की कथा हर साल क्यों सुननी है? हर साल कुछ नया सुनो। भगवान की कथा एक बार सुनो और उसमें से उपदेश ले लो और उससे जीवन परिवर्तन करो। हर साल क्यों सुन रहे हो? तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और मेरा कॉन्ट्रास्ट बनना शुरू हो गया कि आप कौन सा धर्म अपना रहे हो, कौन सा धर्म मान रहे हो आप लोग, और ये तो एक्चुअल धर्म ही नहीं है जो भगवान ने कहा। फिर मेरी खोज शुरू हुई। मैंने जैन धर्म के कुछ साहित्य पढ़ने शुरू किए, कुछ किताबें पढ़ी, भगवान महावीर की कुछ कथाएं, कुछ बातें पढ़नी शुरू की और मेरी बुद्धि यहाँ से खुलनी शुरू हो गई। मैंने कहा सत्यानाश हो, ये तो भाई पूरा अलग जीवन जी रहे हैं और पूरा अलग कर रहे हैं। भगवान ने कहा कुछ, ये कुछ अलग रहे हैं, और ये तो पूरी नस्ल ही भ्रष्ट हो चुकी है और ऐसे ही चलेगा, आपकी सुनेगा कौन। वहाँ से मेरा एकदम से डिटैचमेंट शुरू हुआ। 15 साल मैंने उस कार्मिक साइकिल में बिताए। 15 ईयर्स की उस कार्मिक साइकिल में डोमेस्टिक वायलेंस था। बहुत साल तक बिना किसी वजह के हर 3 महीने के अंदर कुछ एग्रेशन क्रिएट होते और अब्यूज़ शुरू हो जाता, फिज़िकल अब्यूज़, मार पड़ती। और बस वही फिर सेपरेशन का मूड, सेपरेशन, कभी 1 महीने का सेपरेशन, फिर 3 महीने का सेपरेशन, फिर 1 साल का सेपरेशन, फिर 2 साल का सेपरेशन। ऐसे करते करते सेपरेशन का दौर बढ़ता गया। 4 महीने साथ में रहे, फिर 1 महीने का सेपरेशन, 6 महीने साथ में रहे, फिर 1 साल का सेपरेशन, फिर 2 साल का सेपरेशन। ऐसे करते करते 15 सालों में 10 से 12 साल सेपरेशन में रहे। उस बीच में मेरी सेकंड डॉटर का बर्थ हुआ। अब ये सेपरेशन के बाद ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की जो पैटर्न चली आ रही थी, उसमें कई बार मेरे फादर मेरे लिए हीरोइक कैरेक्टर थे कि वो प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते कि नहीं, मैं अपनी बेटी को मार खाने के लिए तो नहीं दे सकता हूँ या आपके इस अब्यूज़ के लिए तो नहीं भेज सकता हूँ। पर मदर का कई बार डोमिनेशन रहता था कि भाई औरतों को ही संभलना होता है, हमको ही समझना होता है, तुमको ये सब सुधारना पड़ेगा, ये है वो है। तो ये चलता रहता था। बट मदर, फादर और भाई का हमेशा सपोर्ट रहा उन चीज़ों में। पर फिर भी एक चीज़ की कमी थी, क्लैरिटी कभी नहीं आई कि चलो भाई बच्ची नादान है या समझ नहीं है, काट सकते हैं इसको, अभी ख़त्म कर सकते हैं। पर मेरा अटैचमेंट का जो लेसन था, बेटे के साथ का अटैचमेंट, वो छूट नहीं रहा था। ना मैं बच्चों को छोड़ने को तैयार थी और ना मैं बच्चों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थी। पर एक तरीके से बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा था। बच्चों की स्कूल बिगड़ती, बच्चों के दोस्त छूट जाते हैं, बच्चे ये अब्यूज़ और ह्यूमिलिएशन देखते हैं, बच्चे ये घर का जो तनावपूर्ण वातावरण था वो सब देखते हैं।
तो इन सब के अंदर बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा था, पर लाचार थी, कुछ नहीं हो सकता था। और ऐसी कंडीशन में भी मुझे सुसाइडल थॉट्स आते, विड्रॉ करने का मन होता, और मुझे पता नहीं चलता कि ये क्या है, क्या चल रहा है। इससे बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है, इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, और कुछ हो सकता है ऐसी कोई 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 सपने में भी ख्याल नहीं है कि इसके अलावा और कोई जीवन हो सकता है, क्योंकि यही लोअर कॉन्शियसनेस है। और इसी के लेसन्स को लेने के लिए मैं आई थी धरती पे, संबंधों के इस भयानक स्वरूप को जीने के लिए ही आई थी। तो अंदर से कुछ जागृत होने की तो कोई संभावना नहीं थी। इन 15 सालों में मेरी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सिर्फ जेल थी, अंधेरा था, जैसे मैं कैद थी। अब इस जेल में कृष्ण जन्म अभी हुआ नहीं था, यानी कि मेरी विवेक बुद्धि जागृत अभी हुई नहीं थी, कृष्ण जन्म होने में देरी थी। तो ये सब कुछ चल रहा था। और फाइनली जब मेरा बेटा 13 साल का हुआ और ऑलमोस्ट ये मैरिज लाइफ 13 ईयर्स या 15 ईयर्स शायद हुए उसमें, 2013 की बात है, आई थिंक सो, यस 13 की बात है। और उस समय पे फाइनल जब एक बार ये हुआ, सेपरेशन का फिर से मोड़ आया, तो अंदर से आत्मा ऐसी जागी थी कि अब इस बार मैं अगर घर से बाहर निकलूँगी तो मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊँगी। उससे पहले भी कई बार जब ये ह्यूमिलेशन हुआ तो उसमें मैंने इतने साल ये अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया है, और बिल्कुल मतलब ऐसे कंडीशन में डाला जाता है जैसे आपकी कोई इज़्ज़त ही नहीं हो, सेल्फ वर्थ ही नहीं हो, आपका कोई अधिकार ही नहीं हो, और किसी भी तरीके से बस आपके लिए कुछ भी नहीं, ना मेरा पैसा, ना मेरा घर, चलो निकलो मेरे घर से। तो उस कंडीशन में कुछ साल के बाद एक दिन मेरे अंदर से ऐसी दुर्गा जागी कि खींच कर पलट कर मैंने चांटा मारा, और मैंने कहा आइंदा हाथ उठाया तो टांगे तोड़ दूंगी। ये मेरे अंदर पहली बार जागा था, और तब मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों बच्चों के खातिर भी ये घर नहीं छोड़ूंगी। और इस बीच में मैंने काफ़ी और एक्सपीरियंसेस भी किए थे, पर ये शॉर्ट में कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी लॉस थी, मैं खुद ही खोई हुई थी। और बस इन इन विषयों के बारे में ज़्यादा बात करने का और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सबको मैं लेसन्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। तो एक एक पैटर्न जब मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से डिकोड की और किस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म की, वहाँ पे इसे शेयर करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि ये लोअर कॉन्शियसनेस की स्प्रेडिंग ज़्यादा ना हो और हम किसी को गलत दिखाएं, ये भी हमारा इंटेंशन नहीं है। नो वन इज़ रॉन्ग, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट थे। जो भी आत्माएं इस प्रकार के कार्मिक टाइज को डील कर रही है, वो भी तो इस कहानी को आकार देने के लिए उस किरदार में खड़ी हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। तो जब फाइनल सेपरेशन आया उस समय पे बच्चा 13 साल का हो चुका था, डॉटर थी उस समय पे 9 साल की। और उस समय पे मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, इससे ज़्यादा अब नहीं। अब बच्चा भी बड़ा हो गया है, बच्चा चाहे तो मेरे पास आ सकता है या उनके पास रह सकता है। बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं पापा के पास रहूँगा, एंड दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेकडाउन इन माय लाइफ। ज़िंदगी में पहली बार जिस बच्चे के लिए मैंने इतने साल संघर्ष किया था कि मैं चाहती तो 9 महीने का था तब भी सेपरेट हो जाती, वो 13 साल की एज पे डिसाइड कर रहा है कि मैं अपने पापा के पास रहूँगा। और हालांकि ये उसकी खुशी तो नहीं थी, पर उसका फर्म डिसीज़न था। जैसे वो सोल मुझसे कह रही थी कि तू तो नहीं कर पाई, पर अब मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो मुझे आँखों से बता रहा है कि तू तो मुझसे सेपरेट नहीं हो पा रही है, पर मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही सेपरेट होना पड़ेगा। और वो इतना रोया, खूब रोया, और वो फर्म डिसीज़न लेकर अलग हो गया, अपने फादर के पास चला गया। फिर वहाँ से रोज़ मिलने आता, पर उसके बाद वो कभी रोया नहीं, उसने अपने मन को मना लिया था। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर मेरा किसी से रहा, हाईएस्ट कार्मिक पैटर्न मेरे फादर के साथ रही, पर फिर भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरे फादर के साथ है। दूसरा कनेक्शन मेरे बेटे के साथ रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन।
ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही हो। बहुत इंटेंस लव है उसके साथ। और मेरी बेटी के साथ एक कनेक्शन तो है, पर फिर भी उसमें अभी जैसे कहते हैं कि कुछ कर्मा पैटर्न्स उसके साथ वर्क कर रही थी। तो मेरी बेटी मेरे साथ आई और बेटा वहाँ चला गया। 9 साल की एज में बेटी का ये था कि वो मेरे साथ मेरे बिना सो नहीं पाती थी, मुझसे अलग नहीं सोती थी, उसको हमेशा मम्मी चाहिए। पर उन सब का बच्चों का फ्यूचर बड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा था, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, उनके फ्रेंड्स छूट रहे थे और उनको हम दोनों के बीच में डील करना था, मम्मी को चुने या पापा को चुने। और ये उनके लिए बड़ी तकलीफ़दायक चीज़ थी। मैं उनका दर्द भी अनुभव कर पाती थी। पर दैट वाज डेस्टिनी, दैट वाज पार्ट ऑफ माय स्टोरी। और ऐसे करते करते वहाँ से सेपरेशन आया एंड मैंने फर्म डिसीज़न ले लिया था। मैंने उस ज़िंदगी में वहाँ से निकलने का एक पैसा नहीं लिया। 15 साल की ज़िंदगी में मैंने अलग होने के लिए भी 1 रुपया नहीं लिया, ज़ीरो स्टेट में मैं बाहर आई। अब इन 15 साल की ज़िंदगी में मैंने डिज़ाइनिंग स्टूडियो खोला था, मैं बुटीक चलाती थी, आई वॉज़ वेरी सक्सेसफुल फ़ैशन डिज़ाइनर। मैंने फ़ैशन शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए हैं, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए हैं। ये सारा मेरा करियर था। और ये मुझ में क्रिएटिविटी कहाँ से आती थी कोई नहीं जानता है, पर मुझ में एक अलग प्रकार की क्रिएटिविटी थी। और मैं एक बेहतरीन फ़ैशन डिज़ाइनर थी। मैंने महसूस किया था कि जब मैं कपड़ों के बीच में होती हूँ, चारों तरफ कपड़े फैले हो और कपड़ों के बीच में होती हूँ, तो मैं कपड़ों से खेल पाती हूँ, कपड़े का स्पर्श अनुभव कर पाती हूँ। कपड़े को देखकर ही वो डिज़ाइन मेरे अंदर उतर आती थी और मैं एग्जैक्ट उसको बना लेती थी। तो ये एक मेरी क्वालिटी थी। मैं वेडिंग लहंगे बनाती थी जो कम से कम 1.5-2 लाख की कॉस्ट के उस समय पे हुआ करते थे, और लोग मेरे पास लहंगे बनाने के लिए दूर दूर से आते थे, पर मैं उस समय पे भी बेच नहीं पाती थी, सेल नहीं कर पाती थी। कई बार मैंने ये अनुभव किया था कि मेरे अंदर एक ऐसी प्योरेस्ट फॉर्म है सोल की कि जो कभी भी किसी के साथ चीट करना नहीं चाहती है। मैं हर एक को उसकी मन मर्ज़ी का पहनाना चाहती हूँ, ना कि मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया उसको बेच के पहनाऊँ। अब पैसे कमाने वाले की दुनिया में मेरा ये जो गुण था वो दुर्गुण था, और उन लोगों के लिए मैं पागल थी कि ऐसे भी कोई होता है क्या, ऐसे भी कोई करता है क्या। हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, अपना सेल्स देखता है। तो इस वजह से भी हमारी लाइफ में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे। लड़ाई झगड़े का कारण मेजरली पैसे होता था। वो 15 ईयर में जो कार्मिक रिलेशंस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, उसमें लड़ाई का जो मेन रीज़न था, डिस्टर्बेंस का जो मेन रीज़न था, वो मनी था। और मनी की पैटर्न्स थी जिसे मैं डील कर रही थी। वहाँ से निकलने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी फिर अलग तरीके से शुरू हुई, और इस रिलेशनशिप में मैंने एक्सपीरियंस किया कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होता है। उस समय पे तो ट्विन फ्लेम टर्म्स था ही नहीं। 2009 के आसपास जब मेरी लाइफ इतने बुरे दौर से गुज़र रही थी, मैं बहुत डिप्रेशन के मोड पे जा रही थी, बार बार सुसाइडल थॉट्स आते थे और सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते थे। मैंने कम से कम लाइफ में 25 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं। 4 अटेम्प्ट्स मेरे सीरियस रहे हुए हैं, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसा था मेरे अंदर से जो एक क्षण पे मुझे संपूर्ण रूप से ख़त्म कर देता था। और जब उस अटैक से बाहर निकलती तो दूसरी ही पल पे मुझे अंदर से एक ऐसा करेज आता जो मुझे नए लेवल पे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर लेता। कुछ ऐसी लाइट थी मेरे अंदर जो वापस मुझे जोड़ लेती थी, नए काम करने के लिए नए उत्साह से भर देती थी। बस ये रहा मेरा ड्यूअल स्टेट। और 2009 में जब ऐसे स्टेज से गुज़र रही थी कि जहाँ पे सब तरफ अंधेरा और कुछ नहीं दिखे, कैसे आगे बढ़ना है। देखिएगा, 2013 यानी 13 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट, 2009 इज़ सिग्निफिकेंट, 1999 इज़ सिग्निफिकेंट, 9 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट। 9 महीने का मेरा बच्चा, उस समय पे सेपरेशन की बात थी, 9 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट। तो आपको ऐसे एविडेंस मिलते जाएंगे मेरी बातों में कि किस तरीके से ये नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ कनेक्ट रहती है। मेरा बर्थ डेट है 1980 और 9 नंबर,
मेरा जन्म तारीख है 9 नंबर, यानी 9th को मैं जब पैदा हुई हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उस दौरान मैं जब ऐसे दौर से गुज़र रही थी, तो 2009 में मेरी लाइफ में मैं टोटली डिप्रेस हो चुकी थी और जीवन में खोने की तैयारी में थी। मैंने अटेम्प्ट किया था और मैं बहुत सिवियर कंडीशन से बाहर आई थी। और कोई मेडिकल टर्म्स काम नहीं कर रही थी, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा था, मैं किसी को समझा नहीं पा रही थी। और उस कंडीशन में मुझे काउंसलिंग के लिए ले जाया गया। उससे पहले 1.5-2 महीने मुझे एलोपैथी दवाइयों पे रखा हुआ था, जिसमें एंटी डिप्रेशन डोज या ऐसा कुछ जो दवाइयाँ हैवी डोज पे डाला हुआ था। मैं 2 महीने तक तो सिर्फ सोती ही रही। मुझे कोई होश ही नहीं है दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। और मैं आधी पागल सी हो चुकी थी कि ये दुनिया मुझे समझ नहीं पा रही है, मैं इनके अकॉर्डिंग जी नहीं पा रही हूँ। और मुझे ये महसूस होता था कि मैं कचरा हूँ और ये समंदर है। जैसे समंदर की लहरें कचरे को बाहर फेंक दे रही है, उस तरीके से ये संसार मुझे बार बार बाहर फेंक दे रहा है। मैं इनके परिवार में जा रही हूँ और ये कचरा समझ के मुझे बाहर फेंक दे रहे हैं। और मेरा इनके परिवार में कोई स्थान ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, इनके जीवन में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं नहीं रहना चाहती हूँ। फिर भी वापस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके भेजा जाता था या ले जाया जाता था और फिर मुझे कुछ समय में फेंक दिया जाता था। दैट वाज द पैटर्न, रिपीटिव पैटर्न ऑफ माय लाइफ। और ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ पे मैं कम्प्लीटली डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब जीने का कोई मुझे अवकाश नहीं है, कोई होश नहीं है। इस कंडीशन में मुझे काउंसलर के पास ले जाया गया और काउंसलिंग टर्म्स से मैं वाकिफ़ नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे दवाई खिला रहे हो, मुझे यहाँ वहाँ ले जा रहे हो, मुझे भूत प्रेत करा रहे हो, मुझे किसी के पास ले जा रहे हो। जो पागल है उससे बात करो, मैं पागल नहीं हूँ भाई, मुझे क्यों ले जा रहे हो? और मेरा कोई फेथ नहीं है उसमें। पर काउंसलर के पास बैठकर जब मैं ये ज़िंदगी की बातें कर रही हूँ और मैं एकदम रिबेल मोड में हूँ कि मुझे नहीं सुनना है आपकी बात, मुझे नहीं समझनी आपकी बात, तो सामने से जो लेडी काउंसलिंग के लिए बैठी थी, उन्होंने कहा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर ओन लाइफ। तो मैं एकदम से सन्न होकर उनकी आंखों में देख रही हूँ और मैं पूछ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू पागल है क्या? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ, मैंने ऐसी ज़िंदगी, नरक जैसी ज़िंदगी मैंने बनाई है। तो बोल रही है यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर ओन लाइफ। तो उतने कॉन्फिडेंस से उसने जवाब दिया। मैं फिर देखने लगी और ये शब्द जैसे मेरे कान में बज रहा है, जैसे कि मुझे ये शब्द सुनने की ज़रूरत थी। ये मेरा अवेकनिंग पॉइंट है। शायद मेरी सोल ने ये माइलस्टोन चुना होगा, ये जो सेंटेंस है ये चुना होगा कि इस शब्द को सुनते तेरी आत्मा जागेगी। ऐसा कुछ हो सकता था। तो मैं उनको देख रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ, क्या ये ऐसा जीवन मैंने क्रिएट किया है? तो बोली यस डेफिनेटली। तो मेरे अंदर एक खुराफाती आइडिया है। मैंने कहा अगर ऐसा नरक जैसा जीवन मैंने क्रिएट किया है जिसमें 100% अभी जीने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है, 100% मैं मरने को तैयार हूँ, आप मुझे अभी मार सकते हो तो अभी मार दो, मेरे पास जीने के लिए कोई रीज़न नहीं है। पर अगर आप बोल रहे हो कि ये लाइफ मैंने क्रिएट की है तो मैं उसकी तो जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, पर मैं अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर ले सकती हूँ कि अगर ऐसा नरक जैसा जीवन मैं क्रिएट कर रही हूँ तो अच्छा जीवन भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो बोली यस, अच्छे अनुभव, अच्छा जीवन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो फिर मेरे अंदर ऐसा लगा कि कुछ चमका, एक होप, उम्मीद की किरण जागी। तो मैंने कहा कि मुझे अभी विश्वास तो नहीं है, पर एटलीस्ट लेट मी ट्राई। और मैं 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ मेरी, क्योंकि मेरा लॉजिक ये बता रहा है कि कोई भी एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो एक रिश्ता 2 व्यक्तियों से चलता है, एक व्यक्ति से नहीं चलता है। तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकती हूँ, उसके हिस्से की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती हूँ, बट मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी ज़रूर ले सकती हूँ। तो लेट मी ट्राई। मैं 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। और अभी मेरा जो 100% जीवन जीने के लिए मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, तो एटलीस्ट 50% लाइफ तो मैं क्रिएट करूँगी, जिससे मैं 50% जी तो पाऊँगी, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली।
फिर उन्होंने मुझे कुछ एफर्मेशंस दी कि आप ये एफर्मेशंस करो। वहाँ से मेरी लाइफ का जो दूसरा हिस्सा है, जीवन की दूसरी जो अनुभूतियाँ हैं वो शुरू हुई। अब यहाँ से जो दूसरा जीवन जो मेरा शुरू हो रहा है, इसे मैं दूसरे इसके बाद के अध्याय में शेयर करती हूँ, ताकि ये अध्याय ज़्यादा लंबे ना हो जाएं और आपको सुनने में थोड़ी आसानी रहे। तब तक के लिए बने रहें।